हेलो डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हम उन एमसीक्यूज और उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को लेते हैं जिनमें सारी बातों का डिस्कशन अमूमन हो जाए। तो आज हम ले रहे हैं कैपेसिटर, पोटेंशियल और उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। इन टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर, एज यू आर वेल नोन अबाउट दैट, कि कैपेसिटर क्या है? चार्ज स्टोर करने की डिवाइस है। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ती है? अब आपको पता है कि हमारे घरों में 220 या फिर 230 पोटेंशियल का अपने को इनपुट मिलता है। तो क्या इस 220 और इस 230 के इनपुट से क्या हम अपने फैन और टेलीविजन क्या इनको ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं। तो किस वजह से करते हैं? क्या वजह है उसके पास? तो हमारे पास 220 और 230 मतलब 220 और 230 पोटेंशियल को पहले सबसे हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले स्टोर करते हैं। और जैसे ही हमें स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए एक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें मिलता है। इसीलिए हमें कैपेसिटर ऐसी डिवाइस में लगता है जिसमें ड्रिफ्ट करने के लिए या उसको चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंडक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे अपना फैन फैन के ऊपर आपने एक टैंक देखा होगा, छोटा सा सिलेंडर देखा होगा, वो भी एक कैपेसिटर है। ऐसे ही हमारे टेलीविजन के अंदर काफी सिलेंडर यूज किए जाते हैं कैपेसिटर वाले। तो कंसेप्ट वही है। अब इसके अंदर इसीलिए एनर्जी स्टोर की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे अपने घरों में नल आते हैं, पानी आता है अपने यहाँ, तो हम क्या करते हैं? एक टैंक में उसको स्टोर करके रखते हैं और जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा यूटिलाइज करते हैं। तो याद रखिए कि कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो सर्किट में जब कैपेसिटर लगा देते हैं तो फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि यहां से चार्ज यहां चला गया? वो चार्ज एक्चुअली में इंडक्शन की वजह से होता है। यहां पर अगर प्लस चार्ज है तो यहां पर इंडक्शन की वजह से माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से चार्ज जंप करता है। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा आएगा कि करंट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, तो फिर ये भी तो चार्ज पहुंचाता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। तो फिर यहां पर क्यों नहीं होता? पर यहां पर आप ध्यान रखिए, फ्लो फ्लो एक अलग मीनिंग है। फ्लूडिटी, आपने फ्लो एंड लिक्विड पे आपने देखा होगा कि उसके पीछे एक के पीछे एक कंटिन्यूएशन फ्लो होता है। और कंटिन्यूएशन फ्लो के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मीडियम नहीं है यहाँ पर बीच में, यहाँ पर या डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे या फिर एयर होगी। तो यहाँ पर सिर्फ चार्ज इंडक्शन की वजह से होता है। अगर चार्ज जाता है तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर इंडक्शन की वजह से जाता है। तो फ्लो नहीं होता है, इसीलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर अपने को आगे तक पहुंचाना है तो इसी प्लेट को आगे कनेक्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा जो कंडेंसर होते हैं फैन में लगे हुए होते होंगे, कभी आप देखिएगा तो एक सर्किट अपना इनपुट रहेगा और यहां से हम लेते हैं इसको। ये चार जो कनेक्शंस हैं, तो इसमें एक कनेक्शन अपने को इनपुट का होगा और इन्हीं प्लेट से हम आउटपुट लेंगे, न कि बीच में से लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए छोटी छोटी बातें हम करते रहेंगे और क्वेश्चन साथ में चलते रहेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं। तो फिगर ये है 6 माइक्रोफेरेड। यहां पर एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहां पर 20 ओम का रेजिस्टेंस है। और इसमें हमें जो इनपुट बैटरी दे रखी है वो 2 पोटेंशियल की या 2 पोटेंशियल की दे रखी है, 2 वोल्ट्स की दे रखी है। तो हमें चार्ज निकालना है इस पर हमें चार्ज निकालना है। तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम तो ये है कि यहां पर चार्ज निकालने के लिए फिर फार्मूला। अब हमारे कौन कौन से फार्मूले यूटिलाइज होने वाले हैं, जरा आप इस पर गौर कीजिए। हमारे पास पैरेलल प्लेट का फार्मूला होता है एप्सिलॉन ए बाई डी। व्हाट इज ए और व्हाट इज डी? तो ये जो प्लेट है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। और प्लेट का जो एरिया है, अब आपको 3 डायमेंशनल फिगर बता दूं, ऐसा पैरेलल प्लेट भी हो सकती है, स्फेरिकल सर्कुलर भी हो सकती है। तो ये होगा आपका एरिया। और यहां पर अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर यहां पर कुछ अगर माइका, ऑयल, कुछ भी दूसरी चीजें अगर डाल दी जाए तो वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या कुछ लोग ई आर भी लिखते हैं तो ई आर भी लिख सकते हो। और अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक स्लैब
बीच में कुछ जगह छोड़ते हुए रख दी जाए तो उसका फार्मूला यहां पर। तो हमें चार्ज का जो रिलेशनशिप है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। जैसे टैंक में पानी भरते चलते हैं तो उसकी कैपेसिटी पानी भरने के अकॉर्डिंग होती है, वैसे ही किसी कैपेसिटर में उसका पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कितना प्रोपोर्शनल होगा? हर एक टैंक की अपनी एक कैपेसिटी होती है, तो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज को रखेगा। तो ये होता है CV। तो हमें चार्ज निकालना है, सबसे बड़ी बात है हमें हमारा टारगेट चार्ज निकालना है, यहां पर चार्ज निकालने का है। तो चार्ज निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा काम रहेगा इस सर्किट को भी भूल जाइए, ऊपर वाले सर्किट को भूल जाइए। क्यों भूले? क्योंकि इसमें कोई करंट तो फ्लो होगा नहीं। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट यहां का रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट है कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल यहां से यहां तक का लाने के लिए हमें करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस सर्किट को भूल जाए और इस सर्किट को याद रखिए। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इसीलिए अभी हम इतना ही पार्ट ले रहे हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, हमारे पास ये सीरीज में आ गया। अब सीरीज में रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, एडिशन हो जाता है रेजिस्टेंस का। तो 2/30, 2/30 मतलब I इक्वल टू V/R। तो नेट R कितना हो गया, इन दोनों का एडिशन 20 ओम एंड 10 ओम, तो कितना हो गया 30। और पोटेंशियल अपना इनपुट पोटेंशियल 2 वोल्ट का है, तो ये हो गया 1/15। चलिए करंट आ गया 1/15। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल देखते हैं, यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल V इक्वल टू I इंटू R। अब हमारे पास I, अब ये सीरीज में है ऑलरेडी, तो सीरीज में करंट एक जैसे चलता है। तो यहां पर आपका करंट हो गया 1/15 और रेजिस्टेंस कितना है यहां पर 10। तो ये कितना हो गया 10/50, 5 2 10, 5 3 15 मींस 2/3 वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल आ गया यहां से यहां तक का। अब ये पैरेलल अरेंजमेंट में है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी यहां पर भी 2/3 वोल्ट है। अब हमें निकालना है चार्ज। अभी लो आपका फार्मूला Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू C आपको दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻6। याद रखिए माइक्रो मींस 10⁻⁻6, पिको 10⁻⁻12, नैनो 10⁻⁻9, फर्मी 10⁻⁻15। तो ये यूनिट का भी ध्यान रखना है अपने को। तो C इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफेरेड, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻6। और पोटेंशियल आप निकाल चुके हो 2/3 वोल्ट। ये यूनिट तो हम डायरेक्ट फैरेड में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6, 2 2 4 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड और 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोकुलम, सॉरी माइक्रोकुलम। चार्ज निकाल रहे हैं ना, तो माइक्रोकुलम होगा। तो ये माइक्रोकुलम हो गया। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin spherical shell of radius capital R has charge spread uniformly over a surface. Which of the following graph most closely represents the electric field E is a function of R produced by the shell in the range R is greater than or equal to 0 and R is less than or equal to infinity, where R is the distance from the center of the shell. यानी आपको एक शेल दे रखी है, शेल मतलब खोखला स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अंदर कुछ नहीं है। आपको निकालना है इसमें से, पूछा है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और ई और आर के बीच में कौन सा ग्राफ सही है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि पोटेंशियल और आर के बीच में क्या फर्क है, तो ध्यान रखिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर इस पर खाली जगह पर कोई चार्ज नहीं, खाली जगह पर कोई चार्ज नहीं है। यह आपको अच्छी तरह से पता है, हमने पहले वाले लेक्चर में बात हुई थी कि चार्ज किसी पार्टिकल पर होता है। तो पार्टिकल पर ही चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास तो होता होगा ना। तो खाली जगह पर कुछ नहीं होगा, तो खाली जगह पर कुछ नहीं होगा मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी।
लेकिन पोटेंशियल का ऐसा नहीं है। तो पोटेंशियल खाली जगह का भी होता है, तो उसमें ग्राफ वो भी यूनिफॉर्म ऐसा होगा, ग्राफ V और R के बीच में ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है वहां पर शेल तक कुछ भी नहीं होगा, वो डायरेक्ट चालू होगा, रेडियस से चालू होगा, उसकी जैसे ही सरफेस आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस फिनोमिना है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि यहां से बढ़ते जा रहा है, शेल की रेडियस तक आ गया, ये रेडियस तक आ गया, ये रेडियस तक आ गया, और ये भी रेडियस है। तो यहां से सीधी बात है कि ये 2 3 तो अपने ग्राफ कैंसिल हो गए, पहले ही काम हो गया अपना कि ये सही है। पर चलिए ये ग्राफ ये कहां से आया? तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और रेडियस का जो रिलेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ये तो सब चीजें कांस्टेंट है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में नीचे गिर रहा है, तो इसीलिए हमारा ए आंसर सही है, क्योंकि यहां से यहां तक तो कोई भी फील्ड नहीं है और यहां से R से ही चालू होगी, तो ये हमारा ग्राफ ए वाला आंसर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एनर्जी ऑफ 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर चार्ज टू 6 किलोवोल्ट could all be used to lift a 50 kilogram mass, what would be the greatest vertical height through which mass could be raised? यहां पर आपको कैपेसिटेंस दे रखा है 100 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल दे रखा है 6 किलोवोल्ट, मास जिस ऑब्जेक्ट को हमें उठाना है उसका मास दे रखा है 50 किलोग्राम। हमें चार ऑप्शन है गिवन है, 0.6 mm, 3.6 मीटर, 1.2 mm और 12 मीटर। तो यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, हमें पिछले मतलब 11th क्लास के कंसेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम को हम ध्यान रखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है कि जितना हम काम करेंगे कहीं ना कहीं से एनर्जी लेकर करेंगे, मतलब चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। एक तो फार्मूला वो है। दूसरा है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी एनर्जी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम यूज करते हैं, उसका ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट होती रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर हम जो यूज करेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, यानी हमें किसी बॉडी को ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है मीन्स पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है, पर वो मिलेगी कहां से? कैपेसिटर की एनर्जी से। अब कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 CV स्क्वायर। ये 1/2 सी मीन्स कैपेसिटेंस, यहां पर हम यूज कर रहे हैं कैपेसिटेंस C, और पोटेंशियल, तो ये आपकी जो एनर्जी है ये कहां पर खर्च हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए, mgh इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, यहां पर ये यूज हो रही है। तो यहां पर mgh इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो मास कितना है उस बॉडी का? 50 किलोग्राम। जी आपने 10 रखा है, h अपने को निकालना है 1/2, कैपेसिटेंस C कितना है? 100 माइक्रोफेरेड। 100 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, और पोटेंशियल का स्क्वायर 6 किलो वोल्ट मीन्स 6000 और उसका स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर कंसेप्ट हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका 500h 1/2, 100 को हम और छोटा कर लेते हैं, 10 की पावर 2 मीन्स 10⁻⁻4, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36 इंटू 10⁻123 मीन्स 10⁻6 हो गया, क्योंकि स्क्वायर 1000 है, 6 इंटू 1000, तो 1000 का स्क्वायर कर दिया तो 10⁻6 हो गया। ये कितना हो गया? 18 हो गया। अब ये 500h 6 और -4 मीन्स हो गया ये आपका 100, यहाँ पर 18 और ये आपके 500, ये दो जीरो कैंसल आउट हो गए, तो h आपका कितना आ गया? 3.6 मीटर। 3.6 मीटर, यस, योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। आपकी जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू।